साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है देश की बच्चियों से। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं कि आप यूजुअली अपनी माओं के या वैदिक सलाहकारों के चक्कर में आके अपने पिता पर केस कर रहे हो कि मुझे मेंटेनेंस दे दो पापा, मुझे शादी का खर्च दे दो पापा। तो मांगते रह जाओगे बट समाधान नहीं पा पाओगे, क्योंकि मांगना आसान है, मांगने में तो क्या कुछ भी मांग लो। बट पॉइंट मेरा ये है कि ऐसा मांगना भी क्या मांगना जहाँ हम एक पिता पे जो है आरोप लगा रहे हैं, उस पिता को जो है कोर्ट में घसीट रहे हैं। बेचारा एक एज वो पार कर चुका है। कई बार तो पिता की एज है 50 साल, कई बार एज है 60 साल, कई बार एज है 70 ईयर। बेचारा बड़ी मुश्किल से कोर्ट में आ पाता है। वो आत्मग्लानि जो है फेस कर रहे हैं कि मुझे इसकी माँ ने नहीं छोड़ा, अब ये बेटी मुझसे जो है बदला ले रही है और अल्टीमेटली मुझे परेशान करने पे तुली हुई है, मैं क्या करूं। एक पिता को उसे करते हुए मालूम है कि उसको ध्यान रखना है अपने बच्चों का। एक पिता को ये मालूम है कि अगर उसका फीमेल चाइल्ड है तो उसका कन्यादान भी जो है वही करेगा। पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पिता अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने से कुछ चूक जाता है या उसको कुछ बातें ध्यान नहीं रहती, तो उसको समझाने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय सीधा वकील का नोटिस, सीधा लिटिगेशन और आजा बेटा कोर्ट में। और कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझकर पिता को जो है ड्रैग किया रहता है उन माओं के द्वारा जरिए बेटी कि तुमने मुझे एक अच्छा मेंटेनेंस नहीं दिया, डोंट वेरी, आई एम हैविंग एन ऑप्शन ऑफ डॉटर, मैं उसके जरिए जो है वसूल कर लूँगी। और कानून में एक बात भी है कि व्हाट यू कैन नॉट रिकवर या व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। पर यहाँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोड़ो, पहले तो माँ ने लूट लिया, पीछा छूटा, अब बेटी जो है पीछे पड़ी हुई है सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को लेकर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब गलत है, पर अधिकांश मुकदमे जो कोर्ट में आ रहे हैं इस समय वो सब झूठे हैं। और सबसे हैरानी की बात तब होती है कि मेरी माँ की शादी इस से हुई थी, इस तारीख को हुई थी, और मेरा जन्म जो है इस तारीख को हुआ, मेरे पिता ने हमारी सूद बूद नहीं ली, अब मेरी शादी की एज हो गई है, मुझे खर्चा दो और इसके अलावा मुझे जो एक्सपेंसेस मैरिज में होंगे वो भी दिलाए जाएँ। और ये मांग कितनी होती है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, कितनी भी कर लो, मना ही का है। क्योंकि इसमें लगती तो है नहीं कोर्ट फीस, लगनी वही है 20 रुपये की कोर्ट फीस, तो मांगने में क्या है। हाँ, अगर कोर्ट फीस लगती तो निश्चित तौर पर यह क्लेम भी जो है काफ़ी अलग तरीके से कोर्ट में पेश किए जाते हैं। बट ना तो कोई ब्यौरा, ना कोई स्पेसिफिकेशन, ना खर्चों की लिस्ट, अल्टीमेटली जो है मुकदमे पेश कर दिए। जब आप लोगों को नोटिस मिलते हैं तो अल्टीमेटली आप भी जो है परेशान हो जाते हो और इन मुकदमों को लड़ने पहुंच जाते हो। भाई अपने बेटे से क्या लड़ना। और आज हम एक हिंदू हैं और हमको एक शपथ दी गई है कि किसी बालक पे, किसी निर्दोष पे हम हाथ नहीं उठा सकते। तो आपको मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपनी बात को रख भी सकते हैं बगैर किसी इनोसेंट माइनर को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। पर जो लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं और जो आपको एक्सटॉर्ट करने पे तुले हुए हैं उनको सबक सिखाना होगा। क्योंकि एक बेहतर राजा वो नहीं है जो लड़े और दुश्मन को मार दे। एक बेहतर राजा वो है जो अपनी प्रजा को बचाए और अपोजिट पार्टी की प्रजा को भी बचाए, और जो दुश्मन है हमारे अपोजिट पार्टी वाले उनको सबक सिखाए। तो जो इनोसेंट प्रजा है वो आपके अपने ही बच्चे हैं जो उनकी कैद में, और उनके मार्फत आपको लूटने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जरिए। तो क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा और किस तरह से इन मुकदमों को प्रैक्टिकली फाइट करना होता है। और प्यारे बच्चों, आपको भी जो है ये वीडियो देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि यदि आपके जरिए आपके अपने ही प्रोसीडिंग्स का मिसयूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अलर्ट और अवेयर होना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, वो पैसे ले तो लेंगे आपके मार्फत, पर वो पैसे जो है वो खुद ही जिम जाएंगे। अल्टीमेटली मेहनत तो आपकी लग गई पर मिला हमारे को कुछ भी नहीं, हम हो गए ठंडन गोपाल। चाहते हो ऐसा हो? नहीं हो ना। और देखो तुम्हारे तो एक बात भी यूज़ की गई है, पापा की परी। कभी तुमको कहा गया कि माँ की परी या मामा की परी या चाचा की परी या पड़ोसी की परी? पापा की परी। तो जब पापा की परियाँ हो तो पापा को क्यों मारने में तुली हुई हो? तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ये वही पापा हैं जिन्होंने साथ दिया था तुम्हारी माँ का भी, पर तुम्हारी माँ ने क्या, उनको छोड़ दिया। और अल्टीमेटली अब तुम्हारे मार्फत वो एक बड़ा अमाउंट जो है लेना चाहते हैं, एक इमोशनल वे में जाके कि देखो जी बच्ची है, शादी की उम्र हो गई है और कोई भी जो है जिम्मेदारी बाप ने नहीं निभाई, अब समय आया है निभाने का जिम्मेदारी। तो बाप जो है शादी में 50 लाख दे दे जी, और बाप जो है कमा सकता है जी और कमाता है जी, बहुत पैसा है जी इनके पास, दे सकते हैं जी। तो ये मंजीते स्टाइल में मांगने की बजाय
एक फेयर डिमांड रखो तो बात अलग होगी। अगर डिमांड अनफेयर है तो फिर वहाँ पर जो दावपेच हैं वो पिता को खेलने होंगे, बट वो दावपेच आपसे नहीं खेलेंगे, ये वचन उनको दे रहा हूँ। वो खेलेंगे आपकी माँ से या उन लोगों से जो आपके जरिए एक्सटॉर्शन प्रैक्टिस को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि जब बालिकाएं मेंटेनेंस मांगती हैं अपने पिता से तो उनका पहला हथियार होता है 125 CRPC, जो अब हो गया है 144 BNSS। क्लियर हो गया आपको? साथियों, इसके अलावा जब उन्हें चाहिए होते हैं मैरिटल एक्सपेंसेस तो वो चीज़ें जो हैं कवर नहीं होती है 125 CRPC में। तो यूजुअली कहाँ आते हैं ये? 20 सब क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण ये भी है कि 125 CRPC में रेस्ट्रिक्शंस हैं, मींस 18 ईयर के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर आप स्वस्थ हैं फिजिकली मेंटली, पर इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप शादी का खर्चा भी जो है लमसम बेसिस पे ले सकते हैं। क्लियर है? तो यूजुअली क्या करते हैं इसमें कंसर्न पिटिशनर, जहाँ पर लड़कियां पक्षकार होती हैं, लड़कियां मीन्स आपकी बेटियां, एक पिटिशन बनती है जिसमें आप अपोजिट पक्षकार होते हैं। उसमें 4 बातें लिखी जाती हैं। सबसे पहली बात, आपकी और उनकी माँ की जो है शादी किस तारीख को हुई। दूसरी बात, अगर डिवोर्स हो गया तो वो कब हुआ, डिवोर्स नहीं हुआ है तो स्थिति क्या है। नंबर 3, उनका जन्म कब हुआ। नंबर 4, उन पर आपने क्या एक्सपेंडिचर की अभी तक। नंबर 5, वो शादी करना चाहती हैं और उसके लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और नंबर 6, आपकी इनकम क्या है, आपकी आय क्या है। नंबर 7, आपकी कैपिटल क्या है। और इतना बड़ा खर्चा जो मांगा है आप कैसे बियर करेंगे। तो इस पिटिशन के माध्यम से वो कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है और हमें न्याय जो है दिलाया जाए। कोर्ट जो है काफ़ी सेंसिटिव है और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और सच्चे हैं भी। हम कब कह रहे हैं बच्चे झूठे हैं, बट आपके कोमल कंधों को उपयोग में लेते हुए आपके घर वाले जो हैं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में आमदा है। ठीक है? तो उस सिनेरियो में एक पिता को क्या करना है, ये बात समझे पिता। सबसे पहले एक पिता संस्कारों की बात कहे, क्योंकि मैं आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिंदू लॉ की एप्लीकेशन तभी होगी कि जब आप हिंदू हैं। अगर सीजिंग टू भी हिंदू हो गए या धर्म परिवर्तन कर लिया या किसी भी रूप में आप उस धर्म के कस्टम को फॉलो करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो किसी भी रूप में कोई बेनिफिट आप उस कानून में नहीं ले सकते। क्लियर है? तो सबसे पहले पिता को बात करनी चाहिए मीडिएशन की। सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट का वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात पे विशेष जोर दो, जबकि आप इस बात पे जोर देते नहीं हो। हमें बेसिकली ये रूल आउट करना है कि ये जो उनके दिमाग में गंदगी आई है वो कहाँ से आई है। दूसरी बात है कि आपको उनको एक लीगल नोटिस देना है, बट सॉफ्टवेयर में हमें यूज़ करना है ऑर्डर 11 रूल 12 CPC का टूल, जिसमें हमें उनसे ये पूछना है कि भाई ये जो प्लानिंग करी है आप लोग शादी करने की, तो शादी किससे हो रही है आपकी। क्योंकि हमें ये जानने का अधिकार है कि जिससे आप शादी कर रहे हो कि उसका भाई धर्म क्या है, उसका भाई कास्ट क्या है, इसके अलावा वो कहाँ पर रहता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, वो खुद भी क्या करता है, उसकी अर्निंग्स क्या है। क्योंकि बेसिकली जब शादी हो जाएगी तो उसको आपको मेंटेन करना है, हमें थोड़ा मेंटेन करना है। तो हम तो ये जानकारी मांग रहे हैं आपके भविष्य के लिए, चूँकि आप बालिग हो, 18 ईयर से ऊपर हो, अपना वर जो है स्वयं चुन सकते हो, बट उसके बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। क्योंकि आप हम पर लाइबिलिटी इंपोज कर रहे हो। केस ये नहीं कि घर से भाग गए शादी करेंगे, केस ये है कि पिता से मेंटेनेंस चाहिए या पिता से मैरिटल एक्सपेंसेस चाहिए मैरिज करने के लिए। तो जब हमसे लोगे तो वहाँ पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जानकारी जो है देनी होगी, ये जानकारी मैंडेटरी है। इसके अलावा वैवाहिक खर्च हो रहा है तो रियल खर्च क्या बताना पड़ेगा। फिल्मसी खर्च कि 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ दे दो, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इनको लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, बट इनको रियलिटी आप ही बताओगे, क्योंकि आप पिता हो, आप गार्जियन हो। जहाँ बच्चे गलती करते हैं वहाँ वकील नहीं सिखाएगा, वहाँ एक पिता ही बताएगा उनको कि आप गलती पर हो। तो बेसिकली जो खर्चे मांगे गए हैं वो खर्चे किस तरह से हो रहे हैं, क्या कोई मैरिज हॉल बुक कर लिया। दूसरी बात है कि जो आपके घर वाले हैं जिनके दम पर आपकी माँ अपने पेयर में रह रही है आपके साथ में, वो इस शादी में क्या कर रहे हैं ये भी जानने का अधिकार है। लड़का इस शादी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये जानने का अधिकार है। लड़का अगर दहेज मांग रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो ये भी जानने का अधिकार है। क्योंकि यूजुअली क्या होगा, फिर आप उस पर भी आरोप लगा दोगे कि दहेज की मांग करी, भाई मेरा तो माल गया, और अल्टीमेटली परेशान आप हो जाओगे। तो अगर लड़का दहेज मांग रहा है तो मुझे बताओ बेटा, मैं उस पर धारा 3/4 DPAct में कार्रवाई करूंगा, और ये कार्रवाई आप कर सकते हो। पूछो, ये आपका अधिकार है। पूछोगे नहीं तो वहाँ पर दिक्कत पाओगे। और इसके साथ साथ एक रिप्लाई भी जो है कोर्ट में सबमिट करना है आपको, और रिप्लाई के साथ साथ आपको जोर देना है ऑर्डर 16 रूल 1 CPC पे, जो ये कहता है कि जो भी विटनेस इस केस को सपोर्ट करेंगे वो कौन कौन होंगे, जबकि यूजुअली इन केसेस में ऐसी लिस्ट को प्रोवाइड तक नहीं किया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शादी में जो खर्चे हैं वो रियल खर्चे प्रोवाइड करने होंगे, फिल्मजी बेसिस पे, कॉन्कॉक्टेड बेसिस पे ये बात नहीं बनेगी। इसलिए आप लोगों को जोर देना है ऑर्डर 11 रूल 12 CPC पे विद सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट, जो कि अलाउ करता है फैमिली कोर्ट एक्ट को टू हैव द एप्लीकेशन ऑफ CPC, जहां पर उनको समन्स करने हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जो है तलब करना है।
जानकारी या मटेरियल है, कड़ी से कड़ी इनको जोड़ना होगा और जो केस लेके आ रहा है केस उसको प्रूव करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या कॉज है अलग रहने का। आप ऑफर तो दीजिए कि मेरी बेटी मेरे साथ आ करे, वो रहेगी नहीं, मैं उसका जो कन्यादान है मैं करूँगा, उसके लिए भी राजी वो नहीं होगी। और अगर आपने कहीं और मैरिज कर ली है, कई बार ऐसा होता है कि आपका और आपकी पत्नी का डिस्प्यूट हो गया, आपका तलाक हो गया, फिर आपने कहीं और मैरिज कर ली, तो क्या वो प्रोस्पेक्टिव वाइफ कंसेंट बच्चे के कन्यादान के लिए आएगी या नहीं आएगी, अन्य घर वाले दोनों पक्षों के कंसेंट शादी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये बात भी जानना जरूरी है। इस बात को भी जो है पूछिए। इसके अलावा रेजिडेंस जहाँ का एफिडेविट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर लड़की बेरोजगार है, उसकी जो माँ है वो बेरोजगार है, अन्य घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो एक पिता पर इतना बर्डन क्यों लाद दिया आपने कि वो इस मैरिज के लिए बड़ी राशि को जो है खर्च करे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भाई समाज में शादियां होती हैं, शादियां रीजनेबल भी हो सकती हैं। किसने कहा शादी में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने, कोई अंत नहीं है फिर उसका। रीजनेबल मीन्स जो आपकी रीजनेबल बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए 100 लोग बुलाने हैं तो ये रीजनेबल दिखता है, एक छोटा हॉल बुक कर लिया रीजनेबल है, एक हलवाई बुक कर लिया रीजनेबल है। इसके अलावा जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से निप जाएँ और हो जाए, ये एक रीजनेबल बॉन्ड है। पर आप बोलोगे नहीं मुझे तो बनाने 5000 आदमी, पूरा मैं जो है शहर बुलाऊंगी, तो वो डिमांड जो है अनजस्टिफाइड है। तो इस बिंदु पे जो है आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर इन बिंदुओं पे काम कर लिया, इंट्रोगेटरीज आपने कर ली, 61 की आपने अर्जी लगा ली, इसके अलावा सेक्शन 9 पे जोड़ दे लिया फैमिली कोर्ट एक्ट के, सेक्शन 10 पे जोड़ दे लिया फैमिली कोर्ट एक्ट के, तो वहां पर जानकारियों के बेसिस पर आपको ईजी रहेगा केस को कंटेस्ट करना। और इन मामलों में ऐसा देखा गया कि जब इस तरह की अर्जियां फाइल होती हैं तो लड़कियां अपोज करती हैं, क्योंकि उनको सही जानकारियां देनी ही नहीं होती हैं, वो जानकारी छुपाने पे जो है जोड़ देती हैं। तो इसलिए आप फ्लिमजी बेसिस पर खर्चा बनवाने की बजाय, फ्लिमजी बेसिस पर मैरिटल एक्सपेंसेस देने की बजाय आप इस बात पे जोड़ दो। और खासकर ये भी जोड़ दो कि चूंकि अब शादी होने वाली है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, पति की। एज पर कानून जब लायबिलिटी पति की तो मेंटेनेंस रख दो साइड में। अब आते हैं मैरिटल एक्सपेंसेस। जब तक पूरा ब्यौरा नहीं है एक्सपेंसेस का, तो उस सिनेरियो में कोई भी एक्सपेंसेस वो एफिशिएंटली क्लेम नहीं कर सकती है विदाउट स्पेसिफाइंग कि दूल्हा कौन है, शादी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है। तो हर एक जानकारी इसको देनी पड़ेगी। जानकारी के अभाव में आप जो है लड़ाई लड़ सकते हो। और इसके अलावा जब वो कन्यादान में आपको पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहती है, आपको कोई राइट नहीं दे रही है, आपको पिता ही नहीं मानती है, जब आपको वो अधिकार ही नहीं दे रहे हैं हिंदू कस्टम्स के हिसाब से, तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी आप अपनी आपत्तियों को स्टैंड करो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप अपनी आपत्तियों को स्टैंड बाय नहीं कर पाओगे। तो कोर्ट में पिटीशन लग रही है, जज जल्दबाजी कर रहा है, रोको, रेसिस्ट करो। जब तक आप नहीं रोकोगे, रेसिस्ट नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी हर एक बात को बोलने की बजाय, रोने की बजाय लिख कर देना सीखो। और तीसरी बात है हर एक पॉइंट को स्पेसिफिक करो। चौथी बात, हर एक खर्चे को, हर एक डिमांड को जस्टिफाई करवाओ। नंबर 5, आपकी अपनी बेटियां है, आपका अपना खर्चा है, आप खुद कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू गिव द सेम। उसको बोलो कि भाई शादी में कराऊंगा ना, समाज की हमारी जो है धर्मशाला है, समाज हमारा बैठता है, समाज में जो है रिश्ते होते हैं, हमको दानदाता भी बेटर मिल सकते हैं, मैं करवाऊंगा बैठ के, पर मेरे पैसे से क्या लेना देना शादी का। तो कुल मिला के जो रीजनेबल डिमांड है उसके बेसिस पर ही जो है शादी के जो खर्च हैं उसका निर्धारण किया जाएगा। रीजनेबल ड्रेस, मान लीजिए ड्रेस आती है 5000 10,000 की, रीजनेबल है। अब वो ड्रेस लिया मान लीजिए 5 लाख रुपए की, तो ये रीजनेबल कहाँ रही। तो जो भी रीजनेबल खर्चे हैं बताने पड़ेंगे। इसके अलावा लड़का क्या खर्चा कर रहा है बताना पड़ेगा। और इंडिया में एक ट्रेंड है कि अगर लड़की बेरोजगार है तो लड़का शादी कर लेगा, बट अगर लड़का बेरोजगार है तो लड़की कभी शादी नहीं करेगी। तो वो लड़का क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है, कहीं ऐसा नहीं कि प्रीवियसली मैरिड कर चुका हो, कहीं ऐसा नहीं कि वो कोई फ्रॉड प्ले कर रहा हो। ये समझ जानकारियां प्राप्त करने का आपका अधिकार है। इवन लड़के से भी आप मिल सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें, ये भी आपका जो है अधिकार है। तो इसलिए अपने अधिकारों को लूज मत करो, पर इनको लिख के दो कोर्ट को। 151 सीपीसी के माध्यम से लिखोगे नहीं तो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको 151 सीपीसी और सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट एक्ट पे जोड़ देना है। और इसके साथ साथ जो वो कंसर्ट लड़का है वो वास्तव में लड़की को परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा नहीं कि वो ट्रिगर कर रहा हो, अधिक डिमांड कर रहा हो, तो जिस कारण संतुष्ट के लिए उसकी बयान भी कराना जरूरी है, तो उसको भी जो है आप तलब करो। क्लियर है। तो ये सब बातें जो है दिमाग में रखनी पड़ेंगी आपको, तब तो हो जाएगा फायदा। अगर नहीं रखोगे तो वहां पर मारे जाओगे। तो प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, उसमें उत्तर आएगा, फिर उससे प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है। जितने प्रश्न होंगे, जितने उत्तर होंगे, उतना ही हम जो है फायदे में रहने वाले हैं। क्लियर है। तो इसलिए बच्चियों को अच्छा रखो, उनको खर्चा दो और उनके मैरिटल एक्सपेंसेस बियर करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारा रेस्पेक्ट करें, जो कुछ मांग रहे हैं वो रीजनेबल हो। ऐसा ना हो कि वो किसी और की मांग को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी बंदूकों को अपने कंधे पर रखकर हमारे ऊपर जो है गोलियां दाग रही हैं। क्लियर है। अगर ऐसा है तो हमें हमारी बच्चों का प्रोटेक्शन भी करना है, जस्टिफाइड बात भी करनी है, और इसके साथ साथ जो लोग गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध 308 BNS
351 BNS में कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। क्लियर है बात ये? तो इन बातों को विशेषता हमको ध्यान में रखना है। हमारा एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए, लीगल फाइट है, तो जो इनोसेंट बच्चे हैं उनके अधिकार भी प्रोटेक्टेड वहाँ पर होने चाहिए। क्लियर है? तो साथियों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कंटेस्ट कीजिए सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटल सेट का मुकदमा। जो कुछ बता रहा हूँ ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर फॉलो करेंगे, नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको फायदा मिलना ही है। क्लियर है? इस बात को मान के चलेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।